अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के साथ हर कदम पर इम्तियाज कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी ने मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। हरीश राव ने कहा कि चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी साबिका हुक्मरानों से मुख्तलिफ है। दूसरी रियासतें तेलंगाना में स्कीमों की नकल कर रही हैं। वजीर हरीश राव ने कहा कि बजट में ज्यादातर रकम गरीब और कमजोर तबकात के लिए मख्तस की गई है। वजीर मौसूफ ने कानून साज काउंसिल में बजट पर आम बहस का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब के वज़राए आला ने वादा किया है कि वो अपनी रियासतों में तेलंगाना के आंखों की रोशनी के प्रोग्राम यानी कंटी वेलुगु के आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सताइश कर रही है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए चावल का मरकज बन गया है। मजदूरी के काम के लिए दूसरी रियासतों से मजदूर तेलंगाना आ रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि छत्तीसगढ़ से धान, कर्नाटका से कपास उगाने, हमाली के काम के लिए बिहार और मिर्ची उगाने के लिए महाराष्ट्र से मजदूर तेलंगाना आ रहे हैं। हरीश राव ने जोर देते हुए कहा कि मुल्क में सिर्फ 49% अफराद को साफ पानी मैसर है। हरीश राव ने बताया कि तेलंगाना में हम हर घर को पीने का साफ पानी फराहम कर रहे हैं। मिशन भागीरथ से तालाब लबरेज हो गए हैं। ये तमाम कामयाबियां वजीर आला चंद्रशेखर राव की कोशिशों से मुमकिन हुई है। ఎంత అద్భుతంగా ఆ చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం జరిగింది కనుక ఇవాళ ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి సంపద ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు దక్కింది. ఇవాళ రైతులకు మేలు జరుగుతూ ఉంది. అధ్యక్ష ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గురించి కూడా వీళ్ళు పదే పదే బురద జల్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అప్పులు చేసిందని మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ప్రపంచం మొత్తం కూడా మెచ్చుకుంటా ఉంది. దేశ విదేశాల్లో ఉండే ఇంజనీర్లు, మన సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఇంజనీర్లు కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును చూసి ఇది మహా అద్భుతమని వారు కొనియాడిపోతా ఉన్నారు. ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తా ఉన్నారు. మన నుండి నేర్చుకొని వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష ఇలా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది తీసుకున్న అప్పు గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ కల్పించిన ఆస్తి గురించి ఎవరు మాట్లాడతలేరు. మనం ఈరోజు కాళేశ్వరం ఫేజ్ 1 లో మనం ఏదైతే 2 TMC రిజర్వాయర్ ఉందో 73-74 వేలతో మనం కోట్లతో మనం ఖర్చు చేసి దాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఫలితాలు అందిస్తే నిజంగా ఆ ప్రాజెక్టే ఇవాళ కట్టాలంటే 1,15,000 కోట్లు అవుతుంది. దాదాపు ఇంకో 35,000 కోట్లు ఈరోజు కట్టాలంటే ఎక్కువ అవుతుంది. సిమెంట్ ధరలు పెరిగినాయి, స్టీల్ ధరలు పెరిగినాయి, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ధర పెరిగింది, లేబర్ కాస్ట్ పెరిగింది, GST పెరిగింది, ఎన్నో పెరిగినాయి. అంటే నానానికి ఒకవైపు మీరు అప్పుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మరోవైపు కల్పించిన ఆస్తి గురించి కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది తెలంగాణ భావి తరాల తెలంగాణ జాతి సంపదను ఇలా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏర్పాటు చేసినారు. అది త్వరితగతిన పూర్తి చేయడం వల్ల ఇవాళ మనం డబ్బు ఆదా చేయడమే కాదు, సంపద సృష్టించడమే కాదు, త్వరితగతిన ఫలితాలు కూడా అందినాయి. ఎంత పంట పండుతుంది అధ్యక్ష తెలంగాణలో, నేను మళ్ళీ చెప్తాను దాని గురించి. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वाजे किया कि वो सिंगरेनी कॉलरीज कोयले की कानों की निजीकारी की मरकजी हुकूमत की साजिश को नाकाम बनाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि वो सिंगरेनी कंपनी के मजदूरों और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर इस कंपनी को निजीकारी से बचाने के लिए तहरीक शुरू करेंगे। वजीर मौसूफ ने कानून साज असेंबली में कहा कि 2004 से 2014 तक रेत से माफ कीजिएगा कोयले से 49 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। माफ कीजिएगा 39 लाख करोड़ की आमदनी हुई थी। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सालाना 4 करोड़ रुपए भी आमदनी नहीं होती थी। BRS हुकूमत के दौरान अब 800 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के हुक्काम तेलंगाना की रेत पॉलिसी का मुताला कर रहे हैं। वजीर आला ने सिंगरेनी कोयले कानों के ताल्लुक से वजीर आजम मोदी और मरकजी वज़रा को मकतूबा तहरीर किए, जिसमें कहा गया कि कोयले की 4 खानें उन्हें दी जाएं, लेकिन मरकज ने कहा कि 4 कोयले की कानों की नीलामी की जा रही है। हम तमाम कारकुनों से कहना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम जद्दोजहद करेंगे और मरकज की साजिश को नाकाम बनाएंगे। మరి బొగ్గు గనుల విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ప్రధానమంత్రికి అదే విధంగా కేంద్ర మంత్రులకు కూడా ఉత్తరం రాశారు సార్. రాసి సింగరేణిలో ఉండే 4 బొగ్గు గనులను ఏ రకంగానైతే గుజరాత్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కు నామినేషన్ పద్ధతిలో అక్కడ గనులను అలాట్ చేసినారో అదే పద్ధతిలో మాకు కూడా ఇవ్వండి, మా సింగరేణి సంస్థలో మీ వాటా కూడా ఉంది, మాది 51%, మీది 49%, ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి అని కోరాం సార్. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిష్క్రియాపరత్వం వల్ల, వాళ్ళ వివక్ష వల్ల ఈరోజు
ఆ 4 బొగ్గు గనులను కూడా ఆక్షన్ పెడతాం, వేలం పాటలో మీరు కూడా పాల్గొనండి అని చెప్పి చాలా నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పారు సార్. గౌరవ సభ్యుడు బాల్కా సుమన్ గారు చెప్పింది వాస్తవం సార్. కుట్రపూరితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సింగరేణిని కూడా సిక్యూరిటీగా చేసి తన అనుయాయులకు అసమధీయులకు కట్టబెట్టే కుట్రలో భాగంగానే సింగరేణికి కూడా గనుల కేటాయింపు లేకుండా చేసే ఒక కుట్ర చేస్తున్నట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం సార్. తప్పకుండా సింగరేణి కార్మికులందరికీ శాసనసభ వేదికగా ప్రభుత్వం తరఫున మాటిస్తున్నాం సార్. అవసరమైతే ఎంత దూరమైనా పోతాం, ఎవరితోనైనా పోరాటం చేస్తాం, కానీ సింగరేణిని ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ కుట్రను, భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్రను ఛేదిస్తాం, తిప్పి కొడతాం. మొత్తం అవసరమైతే కార్మికులను కలుపుకొని అవసరమైతే అన్ని రాజకీయ कांग्रेस के अरकान असेंबली ने इल्जाम लगाया कि रियासत के तमाम जमरों को 24 घंटे बिजली फराहम करने का वादा करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने धोखा दिया है। इस मसले पर असेंबली के बाहर मीडिया पॉइंट पर कांग्रेस के अरकान असेंबली ने प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा किया। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कांग्रेस के अरकान असेंबली मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सीतक्का और जगा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रियासत भर में बिजली के मसाइल पैदा हो गए हैं। ये कांग्रेस के अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर असेंबली से बाहर निकले और नारेबाजी करने लगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 24 घंटे मियारी बिजली की फराहमी का हुकूमत ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करने में हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली के बहरान के मसले पर मबाहिस के मुतालबे को भी रियासती हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली की मुनासिब सप्लाई न होने के नतीजे में किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। भट्टी विक्रमार्का ने किसानों के मसाइल पर कांग्रेस की तरफ से पेश करदा तहरीक के इल्तवा को स्पीकर की जानिब से मुस्तरद करने पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली की कटौती में इजाफा हुआ है। भट्टी ने बताया कि एहतजाज करने के बावजूद स्पीकर ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिस पर वो एहतजाजन ऐवान से बाहर आ गए। డామికాలు చెప్పుకునేటువంటి ప్రభుత్వం కనీసం 5-5.5 గంటలు కూడా కరెంట్ ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో, కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే 4 గంటలు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో మనకు కనిపిస్తా ఉంది. ఆ ఇచ్చే కరెంట్ కూడా 4 గంటలు ఇచ్చినా, 4.5 గంటలు ఇచ్చినా, 5 గంటలు ఇచ్చినా ఎప్పుడు ఇస్తున్నారో, ఏ సమయానికి ఇస్తున్నారో కూడా చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రైతాంగ సోదరులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఎంత పెద్ద ఎత్తున గుర్తుపోయేటట్టు అరిచినా కానీ మా వైఖరిని కానీ మాకెళ్ళి చూడటం కానీ చేయకుండా ఈ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ ని తిరస్కరించినందుకు చాలా బాధతో, ఆవేదనతో మేము ప్రొటెస్ట్ చేసి బయటకు వచ్చాం. ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. కరెంటు రైతులు పండించుకునేటువంటి పంటకి ఏ ఒక तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के 5वें रोज वक्फे सवालात के दौरान वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने मजलिस के रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि तारीखी किले गोलकुंडे के कटोरा हाउस की साफ सफाई और उसकी अजमत को बहाल करने के अनकरीब इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा 7 गुंबद और किले गोलकुंडा को देखने आने वाले सयाहों को सहूलतें फराहम की जाएंगी। कबल अज़ीम मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तारीखी किले गोलकुंडा के कटोरा हाउस की हालत इंतहाई अबतर हो गई है, इसकी जानिब हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। साथ ही तारीखी किले गोलकुंडा 7 गुंबद का नज़ारा करने के लिए हर हफ्ता और इतवार को 25 से 30 हज़ार लोग पहुँचते हैं, लेकिन उनके लिए कोई मुनासिब सहूलियात मौजूद नहीं है। मैं आपके जरिए हुकूमत से बताना चाहता हूँ कि जो टूरिज्म के ताल्लुक से आज डिस्कशन रखा गया क्वेश्चन, और शहर हैदराबाद के अंदर ख़ास तौर से मेरा कारवां के अंदर जो गोलकुंडा किला है और साथ ही साथ 7 गुंबद है और गोलकुंडे के अंदर एक कटोरा हाउस है बहुत बड़ा। कई मरतबा इसको डेवलप करने के लिए मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को और ASI डिपार्टमेंट को नुमाइंदगी करा और वहाँ पर हमारे मिनिस्टर साहब और दीगर ऑफिसर आकर इंस्पेक्शन करे। आज ये हालत हो गई कि गोलकुंडा किला या कटोरा हाउस या 7 गुंबद इतना टूरिस्ट आ रहा है कि हफ्ता इतवार के दिन कम से कम 20 से 25 हज़ार टूरिस्ट आता है, और जो टूरिस्ट आता है उनको रहने के लिए कोई सहूलत नहीं, और उन तमाम चीज़ों के लिए आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूं। मिनिस्टर गारू गौरव कौसर मोहिउद्दीन गाరు అడిగినటువంటి దానికి అధ్యక్ష గోల్కొండ సంబంధించినటువంటి ఆల్రెడీ కుతుబ్ షాహీ టర్మ్స్
కుతుబ్షాహి టూమ్స్లో కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గోల్కొండ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా అనుమతి కావాలి. అక్కడ మనం డెవలప్ చేయాలంటే అక్కడ ఐఎస్ఐ దాని అనుమతి కావాలి కనుక ఖచ్చితంగా ఆ లేక్ను మిగతావన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి మరి ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి. త్వరలోనే ఆ ప్రపోజల్స్ కూడా పరిశీలించి గౌరవ సభ్యులకు కూడా మీకు తెలియజేస్తామని చెప్పి మీ वजीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि साल 2021-22 में अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से बैंक लिंक कर्जे जात के लिए दरखास्तें वसूल की गई, जिसमें 2,16,000 अफराद ने दरखास्तें दाखिल की और उसके लिए हुकूमत ने क़ब्ल अज़ी 50 करोड़ और बाद 70 करोड़ यानी जुमला 120 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसके तहत 12,000 अफराद को कर्जे जात दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से बैंक लिंक लोन्स 5 साल से नहीं दिए गए, क्योंकि बैंक लिंक के तहत ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम के तहत 2016-17 और 2019-20 में 200 और 300 मोटर कारें फराहम करने के इक़दाम किए गए। 9,000 अफराद को बैंक लिंक खर्जेजात फराहम करने के भी इक़दाम किए गए। क़ब्ल अज़ी जाफर हुसैन मेराज ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया था कि 2015-16 से 2022 तक अक़लियतों को कोई खर्जे नहीं दिए गए। आपने 31,026 एप्लीकेशन आए, जिसमें 1 लाख लोन था। 2 के अंदर सर 79,400 एप्लीकेशन आए, जिसके अंदर आप और 3 के अंदर 43,480 थे सर। ये 3 कैटेगरी के अंदर आपने 10 लाख देने का वादा किया था सर। आज आप कह रहे हैं सर कि 1 लाख 2 लाख देंगे लोन, तो बेशक हम आपके जरिए से ये हुकूमत से सवाल करना चाह रहे हैं सर कि इसके जिम्मेदार कौन है सर। पिछले 6 साल से आपने कोई लोन नहीं दिया सर। 17-18 के अंदर और 18-19 के अंदर 17-18 में 14.71 लाख, तो 14 करोड़ 71 लाख हमारा जो फंड था सर वो भी वापस चले गया सर। सर बोलने दीजिए ना सर, पूरों के मैं अकेला बोल रहा हूँ सर, कोई दूसरे नहीं बोल रहे सर। मैं बात करना ये है सर, आप सवाल आप ही बोल रहे, जवाब भी आप दे रहे। सर मैं बता रहा हूं सर, आप एक चीज देखिए सर, इसके अंदर जो मेरे पास डाटा है मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां पर बिल्कुल क्लियर नहीं करे सर। हमारे पास जो डाटा है हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर हम गलत है तो मिनिस्टर साहब को जवाब दीजिए, बोलिए सर ये वापिस चले जरा सर। माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हो रही सर, माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हो रही सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह पूछना चाह रहा हूं सर कि आप अब की बार जितने भी एप्लीकेशन आए, नियरली 2,60,000 एप्लीकेशन आए सर, इसमें मैक्सिमम लोगों को जो भी एलिजिबल है सर उसको क्लियर करिए सर। और जिसको अगर नहीं देना चाह रहे, आप क्यों नहीं देना चाह रहे, उसके लिए भी कहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर गाరు గౌరవ సభ్యులు ముంతాజ్ అహ్మద్ గారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు జాఫర్ హుసేన్ గారు జాఫర్ హుసేన్ గారు సారీ, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం మన ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు అడిగినటువంటిది ఏదైతే ప్రశ్న ఉందో, డ్రైవర్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రాం కింద ఇది బ్యాంక్ సబ్సిడీ లోన్ స్కీమ్ కాదని అడగడం జరిగింది. కాదు, ఈ డ్రైవర్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, ఓన్ యువర్ ఆటో ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా బ్యాంక్ లింక్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఒకసారి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మైనారిటీల సంక్షేమం కోసం ఒక్కసారి కంపారిజన్ చూద్దాం అధ్యక్ష. 2013-14 వరకు మైనారిటీల సంక్షేమం కోసం గత ప్రభుత్వాలు 10 సంవత్సరాలలో కేవలం 2,219 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయగా, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం అంతకన్నా ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు 8,784 కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. మైనారిటీల అభివృద్ధికై మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఒక పక్క ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటి వరకు
₹25,91,00,000 రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. वजीर बीसी वेलफेयर गंगुआ कमलाकर ने तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में बीआरएस की रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी के पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए बताया कि बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस और अक़लियती तबके की जानिब से कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत दी जाने वाली दरखास्तों में ताखिर इसलिए हो रही है क्योंकि उन तबकात की जानिब से या तो शादी के बाद या शादी से 1-2 रोज कबल पहले ही दरखास्तें दाखिल की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कल्याण लक्ष्मी के तहत हासिल की जाने वाली दरखास्तें जो शादी से 15 रोज कबल दाखिल की जा रही हैं, उन दरखास्तों की यकसोई करते हुए शादी के रोज चेक हवाले किया जा रहा है। कबल अजीम बीआरएस की रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम की सताइश करते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1,16,000 रुपए जो फराहम किए जा रहे हैं, उससे लड़कियों की शादियों में आसानियां हो रही हैं। उन्होंने रियासती वजीर से इस बात की अपील की कि बीसी और माइनॉरिटी तबके की दरखास्तों की यकसोई में जो ताखीर हो रही है उसे दूर करने के इक़दाम किए जाएं। మరి పురుడు పోసి లక్ష ముందుగా 50,000 మొదలుపెట్టి తర్వాత కొంచెం ఆర్థికంగా పరిస్థితి మెరుగైన తర్వాత 1,116,000 ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష. అప్పుడు కల్పన అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష, ఇంత మంచి పథకం గురించి చెప్పుకోకపోతే మా ఆడబిడ్డలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు అధ్యక్ష. డెఫినెట్ గా ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతాం అధ్యక్ష. కల్పన అనే అమ్మాయి పెళ్లి అధ్యక్ష అప్పుడు గౌరవ కేసీఆర్ గారు చేసినారు. నాకు సంతోషం ఏంటంటే ఈ సభాపరంగా చెప్పడానికి ఆ కల్పన పుట్టిన కూతురు చంద్రకళ కూడా ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకానికి అర్హురాలై ఆ పథకాన్ని తీసుకున్న అధ్యక్ష. ఇంత అద్భుతమైన పథకము, దీనికి వివక్ష లేదు అధ్యక్ష. దీనికి పేదవారే లక్ష్యంగా ఈ పథకం పనిచేస్తా ఉంది. దీంట్లో వివక్ష లేదు, కులమత భావాలు కూడా లేవు. అందరికీ కూడా పథకాన్ని వర్తింపజేస్తుంది ప్రభుత్వం. నేను అనేది కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ నాయకుల పిల్లలు కూడా ఈ రోజు ఈ పథకానికి అర్హులైనారు అధ్యక్ష. కొంతమంది భారతదేశంలో మిగతా రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే కొంతమంది కులాలకే కొన్ని మతాలకే పరిమితం చేసిన అక్కడ వివక్ష ఉంది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ మనసులో కావచ్చు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం లాంటి పథకాలలో ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా ఈ పథకం కొనసాగుతుంది అధ్యక్ష. దాని గురించి చెప్పుకోవడానికి మేము గర్విస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రి గారు కళ్యాణ లక్ష్మి भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और वजीर सनत केटी रामाराव ने पार्टी कायदीन को तालमेल से काम करने और नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताही प्रोग्राम में 17 फरवरी को परेड ग्राउंड्स में होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने के साथ ही पार्टी कायदीन को तमाम असेंबली हलकों में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत जारी की। जुमेरात को वज़ीर मौसूफ ने ग्रेटर हैदराबाद के वज़रा, MLAs, MLCs, BRS कायदीन के साथ इफ्तिताह और जलसे आम के इंतजामात पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। KTR ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के पार्टी कायदीन के साथ मजीद पहलुओं पर तबादला ख्याल करने के लिए पीर को एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। बेहतर तालमेल के लिए दीगर अजला के सीनियर कायदीन को ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ हलकों के इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तमाम इंचार्जेस 13 से 17 फरवरी तक मुतालिका हलकों में कामों की बड़े पैमाने पर निगरानी करेंगे। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि हैदराबाद दवाओं का मरकज बन गया है। उन्होंने राजभवन में कैंसर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए तिब्बी अमले की खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि खास तौर पर कोरोना के दौरान सेहत के अमले की तरफ से फराहम करदा खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि रियासती बजट में महकमे सेहत के लिए रिकॉर्ड सतह पर 12,161 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो खुश आइंद है। गवर्नर ने कहा कि महकमे सेहत को गुज़िश्ता साल के मुकाबले 721 करोड़ रुपए ज्यादा मुख्तस किए गए। इससे तेलंगाना के अवाम को मजीद फायदा होगा। गवर्नर ने कहा कि वो मेडिकल के शोबे में मजीद इनकलाबी तब्दीलियां लाने की उम्मीद रखती हैं। उन्होंने अजला में नर्सिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों के साथ इलाहा करने के ऐलान पर खुशी का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि मरकजी हुकूमत की स्कीमों के जरिए गरीबों को बेहतर इलाज मिल रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज 5वें रोज में दाखिल हो गई। आज उन्होंने एलेंदो असेंबली हलके से अपनी यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा लाचा तांडा कामपल्ली मंडल से शुरू हुई। उसके बाद इसका लंच ब्रेक बंदी पहाड़ पर लिया गया। उसके बाद दोबारा यात्रा यहीं से शुरू हुई और कोतालिंगला गांव और राजीव नगर में मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स को रेवंत रेड्डी ने खिताब किया। आज शाम मरी
मारीपेड़ा बंगलो कॉर्नर पॉइंट पर, जो कि दोरनकल असेंबली हल्के में आता है, महबूबाबाद जिले के, एक मीटिंग से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस की फतेह यकीनी है और खासकर दोरनकल हल्के से कांग्रेस ने पिछले 14 इलेक्शन में 12 इलेक्शन जीते हैं। ये कांग्रेस का गढ़ है। हालांकि कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होकर यहाँ के रुकने असेंबली रेडिया नायक ने बीआरएस ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में यहाँ की आवाम रेडिया नायक को और बीआरएस को एक सबक सिखाएगी। అక్కడ పాఠశాల ఉంది, 5 మంది టీచర్లు, 5 మంది ఆయాలు, దాంట్లో 12 మంది అక్కడ సిబ్బంది ఉన్నారు, 150 మంది గిరిజన విద్యార్థినులు ఉన్నారు. గొడ్డు సాకిలు చేయించుకుంటూ రాత్రి మగలు పని చేయించుకుంటూ టీచర్లకు 15,000, వాళ్ళ అసిస్టెంట్లకు ఆయాలకు 7,500 ఇస్తూ రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని గొడ్ల లాగా కష్టం చేస్తున్నాం. ఈ సంటి పిల్లల్ని కంటికి రెప్పలాగా వాడుతున్నాం, కాపాడుతున్నాం. మాకెందుకు ఇంత అన్యాయం, మీరు ఎట్లయినా మాట్లాడాలి సార్ అని చెప్పి ఆ టీచర్లు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళ ఆవేదన నేను విన్నా. ఆ నుంచి ముందుకు వచ్చిన పత్తి చేలో పత్తి రైతులను కలిసిన పత్తి రైతులది అదే ఆవేదన, అదే దుఃఖం. కనీసం పెట్టుబడి కాదు కదా, పత్తి అనే కూలు కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. మాకు ఇంతకు మించిన మార్గం లేదు, పని లేదు. ఎట్లా సార్ మేము బతకాలి? ఈ రాజ్యంలో, ఈ రాష్ట్రంలో రావణ కాష్టంలాగా తయారైంది. ఆత్మహత్యలు తప్ప మాకు ఇంకో శరణ్యం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఈరోజు అరణ్య రోదన చెప్పుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అట్లా ఒకరొకరిని కలుస్తూ, ఒకరొకరితో మాట్లాడుతూ, వాళ్ళ సమస్యలు వింటూ 8 గంటలు ప్రజలు చెప్పిన ప్రతి సమస్యను వినుకుంటూ నేను ఇక్కడికి వచ్చా. ఇదే విధంగా శాసనసభలో జరిగిన చర్చను మా పార్టీకి మిత్రులు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. నిన్న మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో నేను మాట్లాడిన మాటల మీద అక్కడుండే ఎమ్మెల్యే గారు ఈ చాలన్నీ ఇస్తే तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस से बगावत करने वाले 12 अराकीन असेंबली के खिलाफ भी तहकीकात की जाए। आज इस सिलसिले में कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने डीजीपी को एक मकतूब रवाना किया था। उसके बाद अंजन कुमार यादव ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए मुतालबा किया कि जिन 12 अराकीन असेंबली ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी, उन सभी को जांच के दायरे में शामिल किया जाए। जने बीजेपी वाले 4 जने एमएलए को खरीद लिया बोल के केसीआर ब्लेम कर रहा। कांग्रेस को बीजेपी वाले करे या न करे नहीं मालूम, मगर तू तो इलेक्शन टर्न के वास्ते, इलेक्शन के फायदे के वास्ते, इलेक्शन में जीतने के वास्ते सिंपैथी का गेम खेला। तू तो कांग्रेस के ओरिजिनल सही तो जीत के कांग्रेस आज के नाम पे जीते, 12 एमएलए को तुम लेके मंत्री पद लेके, चेयरमैन देके, करोड़ों रुपए देके पार्टी में से लेके गया। उसका क्या है पूछना हम लोग। ये जो 4 लोगों को जैसा केस लगा है, ये 12 जनों के ऊपर भी लगा के उनके ऊपर भी इंक्वायरी करना सीबीआई वाले बोल के हमारा डिमांड है। सीबीआई वाले 12 एमएलए जो कांग्रेस के गए उनके ऊपर भी लगाना। इन्हों तो केसीआर पकड़ के बदनाम करने के काम कर रहा। उन्होंने दोनों एक ही है, सब माहौल बिगाड़ने के वास्ते गेम खेल रहे दोनों मिलके, कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने के काम आए। कांग्रेस को पब्लिक में क्या हो रहा, तुम लोग जीता है तो भी भाग जा रहे बोले। कौन करा है? केसीआर करा बदनाम, कांग्रेस केसीआर करा, तेलंगाना दी सोनिया गांधी, इसलिए दी यहाँ पूरे लोग मर जा रहे। कौन नौकरियां नहीं रह के, काने रोजगारी नहीं मिल के मर रहे बोल के तेलंगाना दिए तो इनको नौकरियां आते बोल के अच्छा दिन अच्छे माहौल बनता बोल के दिए, इंडस्ट्री आएंगे, नौकरियां मिलेंगे। मगर ये लोग उसका फैमिली इन लोग अच्छा बने मगर तेलंगाना को नाश कर दे।
4 जने बीजेपी वाले 4 जने एमएलए को खरीद लिया बोल के केसीआर ब्लेम कर रहा। कांग्रेस को बीजेपी वाले बीजेपी से मुअत्तल रुकने से अमली राजा सिंह हादसे में बाल बाल बच गए। वो जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर कर रहे थे उसका टायर गाड़ी से अलग हो गया। राजा सिंह असेंबली इजलास में शिरकत के बाद घर जा रहा था कि हैदराबाद के दुलपेट एक्साइज ऑफिस के सामने बुलेट प्रूफ गाड़ी का टायर अचानक निकल गया। बताया जाता है कि गाड़ी की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। राजा सिंह की गाड़ी पहले भी कई बार सड़क पर रुक चुकी है। आज के वाकये पर राजा सिंह ने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत ने उसकी सिक्योरिटी को नजरअंदाज किया। हालांकि वो कुछ अरसे से हुकूमत से बुलेट प्रूफ गाड़ी को तब्दील करने की दरखास्त कर रहे हैं। राजा सिंह ने हुकूमत से अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को वापस लेने का मुतालबा किया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खाली होने वाली एमएलसी की सीटों को पूरा करने के लिए शेड्यूल जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में 2 एमएलसी और आंध्र प्रदेश में 13 सीटों की शेड्यूल का ऐलान किया। तेलंगाना में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर हल्का टीचर एमएलसी के साथ साथ हैदराबाद लोकल बॉडी के एमएलसी सीट पर इंतखाबात के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। इस सिलसिले में रवा माह की 16 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 23 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। पोलिंग 13 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 16 मार्च को होगी। जहां टीचर्स एमएलसी कुट्टेपल्ली जनार्दन रेड्डी की मियाद 29 मार्च को खत्म होगी। वहीं हैदराबाद लोकल बॉडी के मजलिस के एमएलसी सैयद अमीनुल हसन जाफरी की मियाद 1 मई को खत्म होगी। काकीनाडा जिले की ऑयल फैक्ट्री में बड़े गैस के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। यह वाकया जिले के जीरामपेट इलाके में जुमेरात की सुबह पेश आया। मेहलुकीन में 5 का ताल्लुक पाडेरू और दीगर 2 का पेदपुरम मंडल से है। ये अफराद अंबाटी सुबना ऑयल फैक्ट्री के गैस के टैंक की सफाई का काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री ने 1 साल पहले अपनी सरगर्मियों का आगाज किया था। सफाई के दौरान जहरीली गैस का इखराज शुरू हुआ और 7 वर्कर्स की मौत हो गई क्योंकि ये जहरीली गैस उनकी सांस के जरिए अंदर चली गई, जबकि एक मजदूर वहां से निकलने में कामयाब रहा। 10 दिन पहले उन मजदूरों ने फैक्ट्री में मुलाजिमत शुरू की थी। यह ऑयल फैक्ट्री एस ब्रांड का तिल और दीगर किस्म के तेल की तैयारी करती है। हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हफ्ते को होने वाले IPS प्रोबेशनर्स की दीक्षांत परेड में शिरकत करेंगे। इस बात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए एकेडमी के डायरेक्टर AS राजन ने कहा कि 74वें बैच में 37 खवातीन समेत जुमला 195 उम्मीदवारों ने 50 सप्ताहों की तरबियत मुकम्मिल की। उनमें 29 भूटान, मॉरिशस, नेपाल और मालदीव के गैर मुल्की पुलिस ओहदेदार भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी तरबियत की तकमील की है। जिले महबूबाबाद के दोगलापल्ली गांव के बड़े तालाब में मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई है। जराये के मुताबिक बाज मजदूर खवातीन खेती के काम पर गई थी। काम खत्म करने के बाद वो अपने पैरों से कीचड़ धोने के लिए बड़े तालाब के किनारे पहुंची। तहां अचानक उनको तालाब में मगरमच्छ नजर आई, जिसके बाद वो खौफजदा हो गई और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। बताया जाता है कि मगरमच्छ पालका तालाब में सैलाबी पानी की वजह से बड़े तालाब में आ गया। हर सुबह मगरमच्छ के साहिल पर आने से गाँव वालों और किसान खौफ में मुब्तला है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के ओल्ड क्वार्टर्स के करीब खाली मुकाम पर आग भड़क उठी, जहां पर कुछ अरसे से कचरा डाला जा रहा था। यह वाकया कल शब पेश आया, जिससे मकामी अफराद खौफजदा हो गए। बाद अफराद की जानिब से कचरा जलाए जाने के दौरान अचानक ये आग भड़क उठी। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। मकामी अफराद ने आग को फैलता देखकर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाई। वाकये के वक्त क्वार्टर्स में कोई भी नहीं था, वरना जानी नुकसान का खदशा था। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शर्मनाक वाकया पेश आया। नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई असमतरेजी की गई। 16 साल लड़की इस महीने की 4 तारीख को मेडिकल शॉप पर दवाई लेने गई थी। मेडिकल शॉप के करीब उसकी मुलाकात उसकी सहेली से हुई। वो उसे बहला फुसलाकर अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले गई। वहां 4 नौजवान मौजूद थे। उन्होंने नाबालिग लड़की के साथ बदतमीजी की तो वो जोर जोर से रोने लगी। उसे एक कमरे में बंद करके 4 नौजवानों ने आवाज बाहर जाने से रोकने के लिए म्यूजिक सिस्टम को ऊंची आवाज में बजाया। बादजा नाबालिग लड़की को बेहोशी की दवा मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पीने पर मजबूर किया। उसे नशे में धुत कर दिया गया और उसकी इज्तिमाई असमतरेजी की गई। इसके बाद उसे वहीं छोड़कर वो फरार हो गए। लड़की अगली सुबह घर पहुंची। उसने घर वालों को पूरा वाकया सुनाया, जिस पर वो छतरी नाका पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। जराये के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।